हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटी। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है स्कोर के लिहाज से। तो कुछ यूनिट ऐसी हैं जिससे आप 100% स्कोर गेन कर सकते हैं, तो आईसीटी भी एक ऐसी यूनिट है। प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हमेशा एकदम फिक्स रहता है, यानी कि इसे आप बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं और आप इसको बहुत आसानी से करके सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हम देखेंगे यहाँ पे सिलेबस को। तो आईसीटी का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले तो जर्नल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, या आपसे पूछ लिया कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एब्रीविएशंस हैं, यानी कि जो इस तरह के शॉर्ट शब्द आते हैं, वोकेबलरी की जो टर्मिनोलॉजी है, ये इतनी ज़्यादा है कि सारा कुछ आप याद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर को फोकस करिए, दूसरा आप उसको फोकस करिए जो हम बहुत ही रोज़मर्रा में जिन चीज़ों को याद करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उसी तरह के आते हैं कि जो हम डेली में यूज़ करते हैं। तो एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है कि क्या बच्चे को वो सारी चीज़ें जो वो डेली में यूज़ कर रहा है वो सारी याद हैं या नहीं है। जैसे एलसीडी का आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, सो चलिए दूसरा यहाँ पे टॉपिक है बेसिक ऑफ इंटरनेट से। इसमें ईमेल क्या है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, डिजिटल एक्टिविटीज़ इन हायर एजुकेशन क्या है, एंड आईसीटी एंड गवर्नेंस क्या है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो हैं आईसीटी के सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखेंगे हम आईसीटी का मीनिंग। तो आईसीटी एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसमें वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा, यानी कि किसी भी डेटा को हम कैसे गैदरिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, और उस डेटा को हम अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें डेटा, जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन के फील्ड के हैं, आप कोई पीपीटी बना रहे हैं, तो अपने डेटा को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो ये डेटा है उस डेटा का बेसिकली इंफॉर्मेशन को अच्छे से गैदर करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, प्रेजेंट करना ही हम आईसीटी की एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व रहता है कि आपने कोई एक्टिविटी की है तो आप उसको कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हेंस आईटी हैज़ बिकम आईसीटी, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसमें से शी वर्ड को हटा दें तो क्या बचता है, सिर्फ आई और टी। तो पहले इसे आई और टी की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में हमने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी की पहुंच से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वहां पे हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं। सो सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, सो आईसीटी कंट्रीब्यूट्स एट वेरियस पॉइंट अलोंग अ लाइन ऑफ एक्टिविटीज। ICT used in activities, the ICT use depends on the activities। तो ICT जो कई सारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। The key outputs of educational activities are context, are knowledge, experience and products। So the output should be useful to the user, self and others। So आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में भी आप बच्चे को इनपुट देते हैं, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ प्रोसेस होती है, देन आउटपुट बाहर आता है। तो इसी तरह से जो नॉलेज एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरीके से हमने नॉलेज ली, हमें एक्सपीरियंस हुआ और प्रोडक्ट बाहर आया। तो बहुत सारे इसके प्रिंसिपल हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह का बना होता है। अब गाइज मान लीजिए हम जब कंप्यूटर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का वहाँ पे एक स्क्रीन दिखती है जिसको मॉनिटर बोलते हैं। इसके साथ में आपने देखा होगा कि एक सीपीयू अटैच्ड होता है, साथ में इसमें एक कीबोर्ड लगा रहता है जिसके द्वारा हम यहाँ पे इनपुट देते हैं। इसके साथ साथ इसमें कभी कभी यहाँ पे माउस भी अटैच रहता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। तो सपोज ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये सीपीयू है और ये एक कीबोर्ड है। अब हम कंप्यूटर में जो इनपुट दे रहे हैं वो किसके थ्रू दे रहे हैं, यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माउस के थ्रू दे सकते हैं। बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कोई पेन है या कोई अदर तरह की डिवाइस है, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जब आपने इसमें इनपुट दे दिया तो सीपीयू में ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो सीपीयू में आगे जाके क्या होगा, ये प्रोसेस होगा। तो जब प्रोसेस होता है तो डेटा, इंफॉर्मेशन और मेमोरी, यानी कि आपने जो सारी चीज़ें दी वो यहाँ पे डेटा
के फॉर्म में कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। अब आपने जो चीज़ें दी हैं वो डेटा के फॉर्म में आई हैं, और डेटा जो है वो आगे चलकर क्या कन्वर्ट करता है इसे इंफॉर्मेशन में, और आगे चलकर ये मेमोरी में भी सेव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो था वो प्रोसेस में बदल जाता है, और अब ये जो प्रोसेस होने के बाद आपको मॉनिटर पे स्क्रीन पे वो चीज़ दिखने लगती है, और आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, या आपने इसमें कोई चीज़ लिखी है तो वो आगे चलकर स्पीकर के थ्रू आप सुनी भी जा सकती है, और बहुत तरह से आउटपुट बाहर आ सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर बहुत ही सिंपल मशीन है जहाँ पे इनपुट दिया जाता है और इसके अंदर प्रोसेस होता है, और ये आउटपुट के रूप में आपके बाहर आ जाता है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल, माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, और मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो जो चीज़ बाहर की तरफ एक्सटर्नल है वो क्या है, आपका हार्डवेयर बेसिकली है, या जो चीज़ आपको बाहर से दिख रही है वो सब कुछ क्या है, आपका आउटपुट निकल के आ रहा है। और जो आपको इनपुट दे रहे हैं, जो उसमें आप सिस्टम में कोई चीज़ इन कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगर कंप्यूटर की मेमोरी की, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो भागों में बटी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी दो भागों में बटी होती है, रैम और रोम, एंड सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो आपकी यहाँ पे 5 भागों में बटी होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो हम बाहर से यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव आप कंप्यूटर में देखते होंगे कि बाहर से इस तरह की एक डिवाइस रहती है जिसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं, ये आप कंप्यूटर में बाहर से ऐड करते हैं। डीवीडी टाइप ऐसे टाइप की रहती है, सीडी रहती है, इनको ये डिस्क टाइप की रहती हैं जिनको आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। ऐसे ही हार्ड डिस्क होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क होती हैं। तो वो चीजें जो हम आउट अलग से बाहर से एक्सटर्नल तरीके से दे रहे हैं, और प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को थोड़ी ज्यादा जानकारी होती है, जब वो लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो वो क्या पूछते हैं कि इसकी रैम कितनी है या इसकी रोम कितनी है, यानी कि हम वो लोग जानना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी बेसिकली यहाँ पे कितनी है। तो रैम और रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों मेमोरी होती हैं। अब बात करते हैं हम मेमोरी की यूनिट्स की। अब जैसे हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है, तो इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और इसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ऐसे ही सीडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जिनकी फुल फॉर्म एब्रीवेशंस के रूप में आपके एग्जाम में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी की यूनिट्स की। तो आपको याद होगा कि मैंने इसको लेके पहले बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी, वो ट्रिक मैं जरूर आज की क्लास में बताऊंगी। तो उस ट्रिक की सहायता से आप ये बहुत ही बड़ी चीजें जो आपको दिख रही हैं उसको बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है कंप्यूटर में बिट होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें जो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो सबसे छोटा होता है बिट। इसको जो यूज का जो एब्रीवेशंस होता है, इसको जो नाम जिसको यूज करते हैं वो है आपका यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वी से इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद इसका जो स्टोरेज होता है वो बाइनरी डिजिट में, जिसमें 1 या 0 के रूप में इसमें कन्वर्ट होके ये सेव होता है। आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा दो ही चीज़ें समझता है, 1 और 0, यानी कि जो भी आप डेटा कंप्यूटर के रूप को देंगे वो 1 और 0 के रूप में वहाँ पे सेव हो जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं, दूसरा होता है निब्बल। इसमें निब्बल में 4 बाइट्स होती हैं। उसके बाद आता है बाइट को भी से प्रेजेंट करते हैं, इसमें 8 बिट्स होती हैं, यानी कि 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट या बनती है। इसके बाद आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्राबाइट एंड यूट्राबाइट। तो ये सब इनके क्या हैं, सिंबल्स हैं, और ये सब इनके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे, आपको एक याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि किलोबाइट है तो 1025 बाइट्स होंगी। इसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, यानी कि ये डिजिट क्या हो रही है, आगे चेंज होती जा रही है। तो आप इसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अब मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ तक तो आप याद कर ही लीजिएगा। मैंने जो बनाई थी KM से मैंने बनाया था कुमारी, है ना। लड़कियां जो जिनकी मैरिड नहीं होती वो काफ़ी सारे लोग KM अपने आगे नाम लिखते हैं, तो कुमारी। G से बनाया था मैंने लड़की का नाम गीता, और T से बनाया उसका नाम
गीता। ठीक है, तो एक लड़की का नाम है कुमारी गीता, और टी तक हो गया हमारा, और पी से उसका नाम मैंने दिया यहाँ पे, सरनेम उसका दे दिया, चलो पांडे, मैं अपना सरनेम दे देती हूँ कुमारी गीता पांडे। इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको पेट्रावाइट तक याद हो गया। इसके बाद पांडे जी, ठीक है, तो पांडे, पांडे के बाद आप पीई पांडे को कर लीजिएगा, एंड जी, जी को जी बाई याद कर लीजिएगा, तो कुमारी गीता पांडे जी। तो इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको ये लगभग पूरा याद हो सकता है, या आप कोई अपनी भी खुद की भी ट्रिक बना सकते हैं। इस ट्रिक के द्वारा आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो सकता है। ये जैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कुमारी से कुमारी गीता पांडे, ठीक है, गीता पांडे हो गया, एजुकेशन, इसे एजुकेशन ज़रूर याद रखती हैं, तो कुमारी गीता पांडे एजुकेशन ज़रूर याद रखती हैं। तो अगर आपको इतना भी याद रह जाएगा तो आई होप कि एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो सकता है इस ट्रिक से। ये ऐसी ट्रिक भी है जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा अपनी ब्रेन को प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, ईजिली आपको ये याद होगी होगी। ठीक है, so why a computer memory size is not in fraction of 100 or 1000 like any other unit like length, height or weight? So why it is only 10, 25, 4? तो अब आपसे ये क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि कंप्यूटर 100 और 1000 को क्यों नहीं समझता है, ऐसे ये इसी तरह से क्यों सेव रखता है। तो अब आपको ये आंसर देना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। सो अब देखते हैं कि मेमोरी में जो दो तरह की मेमोरी है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, ये किस तरह की मेमोरी होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा लॉस्ट एज इट इज पावर्ड ऑफ। मान लीजिए आपने अभी कंप्यूटर बंद कर दिया, तो जो आप मान लीजिए आप एक कंप्यूटर पे पीपीटी बना रहे थे, ठीक है, अब इस पीपीटी को बनाते समय अचानक से लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर बंद, तो कंप्यूटर बंद तो डेटा सारा आपका लॉस हो गया। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा रिमेन्स स्टोर इवन इट इज पावर ऑफ, यानी कि कुछ आप चाहे बंद भी हो जाएगा फिर भी आपका जो कंप्यूटर उसको याद जरूर रखेगा। कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मेमोरी स्टोर टेम्परली, इसका रीज़न क्या होता है कि हमने अगर इस फाइल को सेव नहीं किया था तो वो फाइल टेम्परेरी थी, तो टेम्परेरी थी तो इसका मतलब है कंप्यूटर उसे लॉस्ट कर देगा। इट इज़ फास्टर देन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, लेकिन ये बहुत तेज़ होती है क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, कुछ सेव नहीं होता है, तो ये ज़्यादा फास्ट होती है। रैम एमएसएस मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम किसका उदाहरण है, रैम जो होती है रीड एसेस ओनली मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी का टाइप होती है। दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल, तो ये स्टोर करती है परमानेंट, जैसे कोई फाइल आपने सेव कर दी तो वो नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी में चली जाएगी। इट इज स्लोअर देन वोलेटाइल मेमोरी। एंड रोम रीड ओनली मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो जो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रिंटर्स, कितने तरह के प्रिंटर्स होते हैं। सो यहाँ पे दो तरह के प्रिंटर्स की बात की गई है, एक होते हैं इम्पैक्ट और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स टाइप के होते हैं, और नॉन जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये इंकजेट, लेज़र एंड ऑल इन वन टाइप के होते हैं। ठीक है, मेरे पास लेज़र वाला प्रिंटर है और इंकजेट वाला भी प्रिंटर है, तो ये दोनों तो मेरे पास हैं, तो इनका मुझे एक्सपीरियंस है। और आजकल बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छे प्रिंटर आने लगे, उसमें स्कैनर भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस क्या होता है, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं तो प्रोड्यूस कैरेक्टर एंड ग्राफिक ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय स्ट्राइकिंग, एंड produce character and graphic on a piece of paper without striking. So it prints by having a set of metal pin or character set, and printing is done by depositing ink in any one, यानी कि जब हम उसमें इंक डिपोजिट करते थे वही चलती रहती है। सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस आर यूज, नो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज्ड, फास्टर स्पीड अराउंड 250 per birds and slower speed approx 10 पेज per second. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील एंड प्रिंटर्स, लीनियर प्रिंटर्स आर इसके एग्जाम्पल, लाइन प्रिंटर्स इसके एग्जाम्पल है, इंकजेट प्रिंटर्स, फोटो प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स आर इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हो सकता है कि किसी को यहाँ पे एक वर्ड समझ में नहीं आया हो कि स्ट्राइकिंग का मतलब क्या होता है, कि किस तरह से पेपर पे ये स्ट्राइकिंग करते हैं। तो आप चाहें तो
इसे गूगल करके भी देख सकते हैं कि स्ट्राइकिंग का बेसिकली प्रिंटर में क्या मतलब है, ठीक है। तो वैसे इसका जो मैं बता देती हूँ कि इम्प्रेशन एक इसके लिए दूसरा वर्ड है कि स्ट्राइकिंग मतलब कितना इम्प्रेशन वहाँ पे पेपर पे पड़ रहा है। अब बात करते हैं हम नेटवर्किंग की। सो अ नेटवर्क इज सिंपली एन interconnection of one or more computers for the purpose of sharing information and resources, printers, storage device and applications. So computer network means an interconnected set of an autonomous system that permits distribute processing टू इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए एक ये जो आपके सामने दिख रहा है ये कोई एक कंपनी है, इसका एक ऑफिस एक तल पे है, दूसरे पे ये है, तीसरा पे यह है, इसके कई सारे ऑफिस एक ही बिल्डिंग में बने हुए हैं। अब मान लीजिए हम किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं कि सभी कंप्यूटर को ये इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो कैसे आएगी? तो इसी को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। या जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एजुकेशन का पेपर सभी के मॉनिटर पे एक साथ स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो हम सब उस नेटवर्किंग से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम वो पेपर दे पाते हैं एक जैसा अलग अलग जगहों से। तो यहाँ पे इसके 5 कंपोनेंट्स हैं नेटवर्किंग के: सेंडर कंप्यूटर, सेंडर इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन चैनल्स, टेलीफोन केबल्स और वायरलेस डिवाइस। मतलब हम जो सेंडर कंप्यूटर कौन सा है, मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर से आपके भेज रही हूँ कोई चीज़, और अब मैं इस पर क्या यूज़ कर रही हूँ, मॉडेम कौन सा यूज़ कर रही हूँ, एंड चैनल क्या है, टेलीफोन से भेज रही हूँ, केबल से भेज रही हूँ या वायरलेस डिवाइस से भेज रही हूँ, रिसीवर कौन सा है, उसका मॉडेम कौन सा है, और रिसीवर का कंप्यूटर कौन सा है। तो आप देखेंगे कि सेंडर कंप्यूटर एंड रिसीवर कंप्यूटर, सेंडर इक्विपमेंट एंड रिसीवर इक्विपमेंट एंड कम्युनिकेशन के एक्शंस। तो इस तरह से यहाँ पे 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी नेटवर्किंग के। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स को। तो सबसे पहला जो आसान है वो है लेन। इसका बहुत पूछा जाता है। लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग। मान लीजिए आपका जो एरिया है वो कैसा है, लोकल है, बहुत ही आसपास का है, तो वहाँ पे हम लेन का यूज़ करते हैं। अब ये रखा है मॉडेम, और इस मॉडेम से क्या कर दिया हमने, कई लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया और इसे राउटर से कनेक्ट कर दिया। तो इसका जो यूज़ है वो हम ज़्यादातर घर में जैसे कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम कई सारी चीज़ों को जोड़कर, तो ये लोकल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन, यानी कि ऑफिस की पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी कैंपस को कनेक्ट करना है, किसी रेजिडेंशियल एरिया को कनेक्ट करना है, या गवर्नमेंट की बिल्डिंग को कनेक्ट करना है, तो उसको हम बोलेंगे मैन। तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद होता है वैन, बहुत बड़ा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि आप देख सकते हैं कि ग्लोब से, यानी कि पूरे के पूरे जो कंप्यूटर जुड़ जाए, यानी कि एक एशिया का, एक अफ्रीका का, एक आपका यहाँ पे ये एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, अमेरिका है, ठीक है, और ये आपका रसिया, जितने भी है आपका यूरोप, ये सब के कंप्यूटर आपस में क्या हो जाएं, कनेक्टेड हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि ये किस तरह का है, वाइड एरिया नेटवर्क है। आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी रसिया में जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, तो वहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। ये सब क्या होता है? तो वायरस क्या होता है कि वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाला जाता है या किसी जो कंप्यूटर को हार्म करता है। सो वायरस को रिप्लिकेट इटसेल्फ, इट कैन बी कंट्रोल बाय रिमोट। तो इसको कोई दूर बैठ के आपके कंप्यूटर में डाल के रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। दूसरा होता है वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़े होते हैं, इनको बोलते हैं। सो वॉर्म रिप्लिकेट इटसेल्फ टू कॉज स्लो डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। वर्म और ऑल्सो रिप्लिकेट इटसेल्फ और कैन बी कंट्रोल बाय रिमोट। तो वर्म का भी यही काम होता है, बस ये सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये कंप्यूटर को स्लो, सिस्टम को स्लो कर देते हैं। जैसे अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि हम बीमार से लगने लगते हैं, तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी वर्म डाल दिए जाते हैं जिससे आपका कंप्यूटर स्लो काम करने लगे, या फिर ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके उसके साथ चिपक कर आ जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? इट रैदर देन रेप्लिकेट captures some important information about a computer system or a computer network, but Trojan horse does not replicate itself. Trojan horse can also be controlled by remote. तो आप देख सकते हैं कि सबको रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ये बस ये रिप्लिकेट नहीं होता है, ये दोनों खुद से रिप्लिकेट हो सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस और चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है वॉर्म के ऊपर भी और ट्रोजन हॉर्स के ऊपर, वायरस के ऊपर तो अक्सर पूछा ही जाता है।
सो वायरस जो है स्प्रेडिंग रेट ऑफ वायरस आर मॉडरेट, कम तेजी से फैलता है ये, ठीक है, ये मीडियम तरीके से, बहुत तेज फैलते हैं, और वायरस और ट्रोजन हाउस से ये बहुत तेज फैलते हैं और ये स्लो तरीके से फैलते हैं, ठीक है। वायरस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वायरस मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को बदल दे। वॉर्म क्या करते हैं, वॉर्म टू ईट द सिस्टम रिसोर्सेज, और ये क्या करते हैं कि सिस्टम रिसोर्सेज को ही खाने लगते हैं, और इसका जो मेन रिसोर्स होता है कि ऑब्जेक्ट टू स्टील द इंफॉर्मेशन, ये को स्टक कर देते हैं। And virus are executed via executive files and worms are executed by the weakness in system। अगर आपका सिस्टम वीक है, आपने कोई एंटीवायरस नहीं लगाया है, आपको कोई ऐसा एंटी वर्म नहीं पड़ा हुआ है, तो आपका कंप्यूटर को वीक कर सकते हैं, ठीक है। वायरस को है वो किसी भी फाइल के द्वारा, किसी भी, जैसे कोई ऐड आप देख रहे हैं तो उस ऐड के थ्रू भी आपके कंप्यूटर में ये आ सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक्सिक्यूट थ्रू अ प्रोग्राम एंड इंटरप्रेट एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये प्रॉपर किसी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके कंप्यूटर में आते हैं। अब बात करते हैं हम ईमेल्स की, जिसमें तो ईमेल को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल वाज इन्वेंटेड इन रे Tomlinson। Electric mail transfer the data from one system to another system in the form of message, text, picture और multimedia message। तो हम किसी को भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, फ़ोन से, कैसे भी मैसेज को भेज सकते हैं। ये मैसेज आपका टेक्स्ट में हो सकता है ना, या फिर एक पिक्चर में हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, या मल्टीमीडिया की तरह हो सकता है, ये हम किसी को भी भेज सकते हैं। अब ईमेल का जो अगर आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सो एन ईमेल एड्रेस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले मान लीजिए आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो अपने कंप्यूटर में जाते हैं, कंपोज में जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द यूज़र, फिर @ का साइन लगाते हैं, इट कम्स आफ्टर द @ साइन, इट इज़ द नेम ऑफ द DNS, ठीक है। अब जैसे आपने देखा ज्ञान स्थली क्लासेस, GS ज्ञान स्थली क्लासेस @ है ना gmail.com, तो जो @ है वो हम मेन नाम के आगे बाद लगाते हैं, तो इस तरह से जैसे ज्ञानस्थली क्लासेस @gmail.com, तो @ का साइन यहाँ पे कब आ रहा है, DNS के बाद आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, DNS। तो DNS मतलब यूज़र नेम, यूजर कह सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS से पहले हम किसका DNS यानी डोमेन नेम, जीमेल हो सकता है, यहाँ पे याहू हो सकता है, रेडिफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, @ का यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी यूज़र नेम है उस यूज़र नेम के बाद @ का साइन लगाएंगे, देन DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम। जो भी आप पूछ लेंगे कि आपका पता क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, किसी के घर का जैसे एड्रेस होता है। आप अगर मेरे घर आना चाहेंगे तो पूछेंगे मैम आपका फ्लैट नंबर क्या है, या पूछेंगे आपका हाउस नंबर क्या है, तो जो मेरा हाउस नंबर और मेरा जो लोकेलिटी है वो सब क्या हो गया, मेरा यूज़र नेम हो गया, और उसके बाद @ लगा के उस शहर का नाम बता दूंगी तो आप मेरे घर पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए मैं कितना भी बता दूं कि मेरे जो घर का एड्रेस है वो C222 है, ठीक है, तो अब मैंने अगर शहर नहीं बताया तो आप कभी मेरे घर नहीं पहुंच सकते कि वो C222 दुनिया में पता नहीं कितने होंगे। तो एक तरह से जो आपका DNS होता है वो काफ़ी डोमेन नेम जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब देखते हैं ईमेल का फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हम बात करते हैं टू की, तो जिसको आप एड्रेस भेजना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करोगे, एड्रेस मांगोगे, देन आप क्या करोगे, आप जब ईमेल बना रहे हो तो CC करते हैं, ठीक है। तो CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है, और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड का मतलब क्या है, कि नहीं दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब CC का मतलब क्या है कि जैसे हम दूसरे लोगों को ईमेल भेज रहे हैं तो कॉमा के द्वारा सेपरेट करते जाते हैं, तो सबको उसकी एक कॉपी मिल जाती है। मान लीजिए मैं एक मेल भेजना चाहती हूँ UGC को, मैं चाहती हूँ उसके साथ एजुकेशन मिनिस्टर को भी यही मेल मिल जाए, साथ में ये मेरी HOD को भी यही मिल जाए, मेरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी यही मेल मिल जाए, तो मैं सबको CC करती जाऊँगी। Hence all the recipient will know who the other recipient are, ठीक है। तो यहाँ पे सब जानते हैं एक दूसरे को कि किसने किसको रिसीव किया। अब दूसरा मैं काम क्या कर सकती हूँ, एक जो कॉपी है ना मैं अपनी सिस्टर को भेज देती हूँ, ताकि एक कार्बन कॉपी मेरे पास भी रह जाए। तो द सेंडर विल नो द आइडेंटिटी ऑफ ऑल रिसिपेंट ऑफ मेल, तो हम जिसको भेज रहे हैं उसको फिर नहीं दिखता है कि किस किस को ये, इन लोगों को फिर ये ब्लैक जो कार्बन कॉपी है वो नहीं दिखेगी, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है कि ब्लैंक कार्बन कॉपी।
इसके बाद हम बात करते हैं गाइज, एक टॉपिक है आपका वेब 2.0। तो इट इज सिंपली इम्प्रूव वर्जन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब, करेक्टराइज्ड स्पेशली बाय द चेंज फ्रॉम स्टैटिक डायनेमिक और यूजर जनरेट कंटेंट and also the growth of social media. So the concept behind web 20 refer to rich web application, web oriented architectures and social web. It refers to the change in the ways web pages are designed and used by the user without any change in any technical specific. तो basically आज के टाइम पे अब जो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए है ना, इस तरह की चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, इस तरह का कंटेंट कि आप बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे कर सकें। देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है वेब 2.0 का। पोर्टफोलियो बनाने में, ब्लॉग बनाने में, ठीक है, ग्रुप बनाने में, माइक्रो ब्लॉगिंग करने में, विकीपीडिया बनाने में, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे वेब 2.0 का यूज़ होता है। इसके द्वारा हम डिस्कशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, बुकमार्क्स लगा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो वेब 2.0 में आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं, हर काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन विकीपीडिया आप देखते हैं कि बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन को एडिट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप सिर्फ वेब 2.0 टूल में कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि डिजिटल इनिशिएटिव क्या है हायर एजुकेशन के अंदर, यानी कि कौन कौन से नवाचार हैं जो डिजिटल तरीके से उच्च शिक्षा में किए गए हैं। तो अफोर्डेबल बनाती है, हाई क्वालिटी प्रोवाइड करती है, इंक्लूसिव करती है, एक्सप्लोरेबिलिटी को बढ़ाती है, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाती है, हायर स्पेंड को फिक्स करती है, और स्किल्ड एंड अनस्किल्ड चीज़ों के बारे में इसका एक इनोवेशन हो सकता है, और रीचेबल वाया मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चीज़ यही इंपॉर्टेंट हो गई है कि अब सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे अक्सर आप अपना फॉर्म भी मोबाइल थ्रू भर सकते हैं, आप क्लासेस भी ले पा रहे हैं। तो ये सब जो पॉसिबल हुआ है वो डिजिटल इनिशिएटिव या जो डिजिटल नवाचार है उसकी वजह से ही संभव हो पाया है। सो ICT एंड ई गवर्नेंस का जो टॉपिक है, अब देखते हैं कि ICT और ई गवर्नेंस का क्या टॉपिक है। सो द मैटर थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है, आप देखेंगे कि पावर, कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है, फिर वो पावर को धीरे धीरे विकेंद्रीकृत करते हैं और धीरे धीरे सभी लोगों तक सभी चीज़ों का लाभ पहुंचता है। तो बेसिकली गवर्नेंस में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ICT का, यानी कि हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल रिसोर्सेज हैं, इन सब में हम ICT का यूज़ कैसे कर रहे हैं। सो ई गवर्नमेंट रिफर टू द यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन्स, बिजनेस, आर्म्स एंड गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट में ICT का कैसे यूज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, टू बिल्ड एन इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, यानी कि हम एक ऐसी सोसाइटी को निर्माण करना चाहते हैं जिसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है तो गांव के किसान को भी पता होनी चाहिए। टू इंक्रीज गवर्नमेंट एंड सिटीजन इंटरेक्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा सभी का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो सके, ट्रांसपेरेंसी ला सकें और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकें एंड कॉस्ट को कम कर सकें एंड रिड्यूस द रिएक्शन टाइम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्शन और रिएक्शन का जो टाइम उसको भी कम किया जा सके। एडवांटेज को अगर हम देखें तो यहाँ से स्पीड एंड कॉस्ट रिडक्शन दोनों में ही इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि टेक्नोलॉजी मेक कम्युनिकेशन स्पीडर, ठीक है। मैं आपको लेटर भेजूंगी हाथ से लिख के तो उसको 5 दिन लगेंगे, एक ईमेल भेजूंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजूंगी तो वो तुरंत पहुंच जाएगा, यानी कि स्पीडर। इंटरनेट, फोन्स एंड सेल फोन हैव रिड्यूस द टाइम टेकन इन नॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आप जो हम पहले चल रहा था उस टाइम को बहुत कम कर लिया है। एंड पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन नीड lots of stationery, printer, computer, etc. Call for continuous heavy expenditure. Internet and phones make communication cheaper, saving value money for the government, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें गवर्नमेंट से कोई बात करें, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है कि आपको 2000 रुपये का मनी ऑर्डर दिया जाता है, जो पैसा आपको दिया गया है वो आपको किसानों को दिया जाएगा। अब यही पैसा गवर्नमेंट ने मान लीजिए मनी ऑर्डर किया तो आपके घर तक पहुँचते 10 दिन लग जाएंगे। इसमें बैंक
का भी रोल होगा, इसमें डाकिए का भी रोल हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग लगेंगे, तब तक आप 2000 रुपये आप तक पहुंचेंगे। आज गवर्नमेंट ने क्या किया कि इधर से आपके खाते में ट्रांसफ़र किया, तुरंत आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो टाइम और कॉस्ट को हमने ई गवर्नेंस के द्वारा बहुत कम कर पाया है। एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी हो गई है कि अब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, हर किसी को पता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। पब्लिक के पास आज इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि हम आराम से जान सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व भी है कि एक तरह से जो गवर्नमेंट है वो अब चीज़ों को हर जगह ऑडिट कर रही है, लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो आंसरेबिलिटी है वो अब बढ़ गई है। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।